हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ की जो मैगज़ीन है 1 से लेकर के 15 जून 2022 की, वो आप लोगों के सामने है। काफ़ी सारे पॉइंट अच्छे हैं, उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। और हिंदी भाषा में मैं आपको ये चीज़ें ज़्यादा बोल करके पढ़ा देता हूँ। वैसे इंग्लिश में प्रकाशित होती हैं तो ज़्यादातर लैंग्वेज इंग्लिश भी होती है। ओके, अब इस मैगज़ीन के अंदर अगर हम देखें तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसकी पीडीएफ ओरिजिनल तो हम उपलब्ध नहीं कराते, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन इसकी जो एनोटेड पीपीटी पीडीएफ है और क्लीन पीपीटी पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा ये 1 से 15 जून तक के पिछले 1 साल की मैगज़ीन भी आपको टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट मैंने उसकी यहाँ पर बनाई है, उसको भी जा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पिछली हैं बहुत मतलब क्वेश्चन निकल करके आए जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे बेसिकली, वो यहाँ से देखने के लिए मिले प्रीलिम्स 2022 के अंदर में भी। तो इम्पोर्टेंस तो यहाँ पर है, भूल नहीं सकते बिल्कुल भी, मेंस में भी इम्पोर्टेंस है, जैसा कि हम पिछले कई समय से इसको पढ़ भी रहे हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि इसकी पीपीटी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ओरिजिनल पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है। अब आज सुन लो कि ओरिजिनल पीडीएफ कैसे मिलेगी। देखो, ओरिजिनल पीडीएफ हासिल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड तरीका है। आपको अगर एक मैगज़ीन परचेज़ करनी है, एक मैगज़ीन, तो उसकी कीमत यहाँ पर होती है 60 रुपीज़, ठीक है। 60 रुपीज़ में आप डाउन टू अर्थ की वेबसाइट से जाकर के इस मैगज़ीन को परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन चाहिए, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 ईयर का चाहिए, तो थोड़ा सा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। वो सब रेट मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, वो जब साइट पर जाओगे परचेज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगी। ये मैगज़ीन बिल्कुल क्लीन होती है, ठीक है, इसमें कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं होती। ओके, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी हुई प्रिंटेबल होती हैं और ये आपको उपलब्ध इस तरीके से हो जाएंगी। तो डाउन टू अर्थ की जो एक मैगज़ीन है उसकी कीमत 60 रुपये यहाँ पर होती है। तो इस हिसाब से आपको ये मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन के बेस पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 60 रुपये नहीं खर्च करना चाहते, कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए 60 रुपये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका ये है आपके पास, ये आपको 10 रुपये में मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। मैंने इसको परचेज़ किया है तो 10 रुपये में मैं आपको ये मैगज़ीन जो है वो उपलब्ध कराऊंगा। सिर्फ वही खरीदे जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी वीडियो है इसके अंदर सारे टॉपिक कवर करा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होता है कि भाई मैगज़ीन एक बार देखनी चाहिए, तो वो जो है वो आप मुझसे यहाँ पर ले सकते हो। सिर्फ 10 रुपये में है, ठीक है, बहुत भारी डिस्काउंट समझ लो, या फिर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि बिज़नेस करने का कोई तरीका नहीं है ये मेरा, ठीक है, ये बिज़नेस करने का इरादा नहीं है। और ये मैं फ्री नहीं दे रहा, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, लेकिन मैं इसको फ्री भी नहीं डाल रहा, क्योंकि इसकी फिर जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लोगों को उतना मज़ा नहीं आता फिर जब तक उनको फ्री मिलती रहती है ना, जैसे जैसे स्कूल के बच्चों को किताबें फ्री दे दो तो किताबें फटती रहती हैं, लेकिन जब घर के पैसों से खर्च करके किताबें ली जाती हैं ना, तो उसके ऊपर अच्छा सा ध्यान रखा जाता है उस किताब का। इसी तरीके की बात यहाँ पर है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और पीडीएफ बिल्कुल क्लीन है, जैसी ओरिजिनल आती है ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपकी यहाँ पर है। और 10 रुपये कोई भारी बड़ी रकम यहाँ पर नहीं होती कि उसके ज़रिए मैं एक मिलीनियर और बन जाऊँगा, ठीक है, वो सब चीज़ें बात नहीं है। बात यही है कि इसको फ्री अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और उसकी ज़रूरत सिर्फ उसको है जिसको इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है कि भाई मुझे पूरी खुद इसको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो उसके लिए ये मैगज़ीन जो है वो उपलब्ध हो रही है 10 रुपये। सभी को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जिन जो हो सकता है वो यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे सीधे चैट बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से जा करके आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, डाउनलोड नहीं, आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, और मैसेज करने के बाद मैं आपको यूपीआई वगैरह भेजूंगा, और 10 रुपये पेमेंट के बाद आपको ये मैगज़ीन उपलब्ध हो जाएगी बहुत इजीली। एक तरीका ये है, अगर ये नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ये टेलीग्राम लिंक जो है वो वर्क नहीं करते हैं, तो आप अपने टेलीग्राम सेव्ड मैसेजेस में जाइए, और मैसेजेस में जाने के बाद आपको वहाँ पर टाइप करना है ये BIAS1 लगा करके कीजिएगा, और इसको सेंड कर दीजिएगा। सेंड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट होगा। उसके बाद आपको चैट बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से जा करके आप मुझे बस लिख करके भेज दीजिए कि सर डाउन टू अर्थ मैगज़ीन 1 से लेकर के 15 जून की हमको चाहिए। अच्छा, इससे पिछली मैगज़ीन उपलब्ध नहीं है तो पिछले की डिमांड आप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आने वाले समय में मैगज़ीन्स उपलब्ध होंगी, तो आने वाले समय में ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपकी जो जून 1 से लेकर के 15 से ये उपलब्ध होनी शुरू हैं। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, कि ये सब सिस्टम नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हम आपको अप्रोच करें, तो इस QR कोड को स्कैन कर लो, सीधे आपके सामने चैट बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर लिख दो कि मुझे ये चाहिए, फिर मैं आपको UPI और QR कोड वगैरह भेज दूंगा।
₹10 पेमेंट के तुरंत बाद ही आपको वो मैगज़ीन एकदम उपलब्ध हो जाएगी और इस तरीके से काम होगा। मैं फिर से बता दूं, ये सब चीज़ें कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं है कि मैं आपसे 10-10 रुपये करके बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर रहा हूँ। बस ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़नी है डाउन टू अर्थ मैगज़ीन को, ठीक है। डाउन टू अर्थ का इंपॉर्टेंस उनको बहुत ज़्यादा पता है और वो देखना चाहते हैं मतलब किस तरीके से मैगज़ीन वगैरह प्रकाशित होती है, लेकिन ₹60 काफ़ी ज़्यादा होते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो ₹10 में आप इस चीज़ को उपलब्ध कर सकते हैं। खैर, हमने इन चीज़ों पर 5 मिनट यहाँ पर वेस्ट कर दिए और 5 मिनट के बाद अब चलते हैं अपने जो मेन आर्टिकल्स हैं जो कि दिए गए हैं मैगज़ीन के अंदर में उनकी तरफ। जैसे पहला आर्टिकल यहाँ पर है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड की न्यूज़ दी जाती हैं, फिर इंडिया की न्यूज़ भी यहाँ पर दी जाती हैं। तो वर्ल्ड की न्यूज़ के अंदर जो साइबेरियन रीजन है आपका, यहाँ पर बेसिकली रशिया के अंदर में ये रीजन यहाँ पर आता है। साइबेरियन रीजन के कुछ हिस्से हैं, जैसे आपका खरनियोयास कराई है या फिर ये वाला कराई है, ये सब कुछ रीजन है। इनके नाम भी पढ़ने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। मुझे नहीं लगता ये रीज़न पूछे जाएंगे क्योंकि हर टाइम लगभग रहते ही रहते हैं। साइबेरिया रीजन का आपको पता है, वहाँ पर भारी मात्रा में वाइल्ड फायर 24 घंटे यहाँ पर अब रहने लगी है, जबकि होनी नहीं चाहिए थी। तो डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर की कंडीशन देखने के लिए मिली है। मई के पहले हफ्ते से ही ये कंडीशन देखने के लिए मिली है। इससे लगभग 16 लोगों की डेथ भी यहाँ पर हो गई। और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो रीजन के ऑफिशियल्स हैं उनको कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी एक्ट यहाँ पर लीजिए, वरना हमको स्टेट ऑफ इमरजेंसी साइबेरिया के अंदर लगानी पड़ेगी। तो अभी यूपीएससी का नया ट्रेंड बना है कि वो इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है, इधर लिखेगा आपका एरिया साइबेरिया लिख देगा जैसे, और दूसरी तरफ लिख देगा कि ये क्यों न्यूज़ में था, यहाँ पर लिखेगा स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा एरिया देगा लाइक बनातो कंट्री, ठीक है। ये जो कंट्री है इसके अंदर में बेसिकली ये आपका जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लॉ यहाँ पर रिलीज़ कर रहा है, तो इसको दे देगा। फिर नीचे लिखेगा कितने ऑप्शन सही हैं। ये नया पैटर्न 2022 में देखने के लिए मिला, बहुत घातक पैटर्न है, ठीक है, बहुत घातक पैटर्न है। गलत होने के चांसेस कितने हैं? 90% से ऊपर। जब तक आपको चारों ऑप्शन नहीं पता आप इसको टिक नहीं कर सकते, इसलिए चीज़ों को अब थोड़ा सा और सीरियसली लेना यहाँ पर पड़ेगा। तो साइबेरिया जो है वो क्यों न्यूज़ में था? हर बार न्यूज़ में रहता है, डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। उसके बाद दूसरी न्यूज़ की तरफ आते हैं और यहाँ पर बनातू जो नाम की कंट्री है, इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पर जाकर के कहा कि जो नेशंस हैं उनको बेसिकली ध्यान देना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे नेशंस जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को करते हुए ये जो प्रपोजल है ये इसी कंट्री के द्वारा, कंट्री की लोकेशन देखो आप, पैसिफिक ओशियन लिख रहा है, तो पैसिफिक ओशियन का साउथ हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ये हो गया आपका साउथ पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर ये आइलैंड कंट्री यहाँ पर है, ओके, बनातू। और यहाँ पर जो है इन्होंने ये प्रपोजल डाला था कि इन कंट्रीज़ को बचाने की ज़रूरत है, और ये प्रपोजल लगभग 1500 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। लगभग 130 कंट्रीज़ इसको और सपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक छोटा देश है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। कभी कभी आपको इस तरीके से इधर कंट्री देगा जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो, और इधर उनकी लोकेशन देगा कौन से सी में यहाँ पर पड़ रही हैं। तो ऐसे ही आपसे ये भी पूछेगा। देखो यकीन मानो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हैं और 7 से 8 क्वेश्चन कर नहीं पाए बच्चे, ठीक है, जो इस टाइप के थे कि ओनली 1 ऑप्शन सही है या ओनली 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको अब आनी चाहिए करनी। तो क्लाइमेट चेंज से इस तरीके से प्रोटेक्शन के ऊपर बात चल रही है। तो किस कंट्री ने प्रपोजल दिया है? बनातू कंट्री ने इस प्रपोजल को दिया है। उसके बाद जो आपके ब्राउन लोकस्ट हैं उसका इन्वेजन यहाँ पर देखने के लिए मिला। कहाँ पर मिला? तो वही मैच ऑफ द फॉलोइंग में नामीबिया के अंदर ब्राउन लोकस्ट का इन्वेजन देखने के लिए यहाँ पर मिला है। और कंट्री के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को बताया। नामीबिया के अंदर 2 रीजन है, एक है आपका हरदाप रीजन और एक है आपका करास रीजन। दोनों रीजन्स के नाम पता होने चाहिए। और इन 2 रीजन्स में वर्स्ट अटैक देखने के लिए मिल रहे हैं ब्राउन लोकस्ट के। 30 सालों में ऐसे कभी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिले हैं, ठीक है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि भाई बहुत ज़्यादा मीजर्स यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप जो एग्रीकल्चर क्राइसिस से यहाँ पर बच सको, बट सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। तो ब्राउन लोकस्ट के इन्वेजन कहाँ पर हुए? नामीबिया। और नामीबिया के अंदर में रीजन है जिसका नाम है हरदाप एंड करास रीजन। उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड, क्या नाम है? पेंटानल्स के वेटलैंड। कहाँ पर हैं? साउथ अमेरिका के अंदर। याद रखना है इस चीज़ को। कहा जा रहा है कि भाई इन पर बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर है और बहुत मतलब थ्रेट देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्स इकोसिस्टम है उसमें भी एडवर्स इम्पैक्ट देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। ये सब जो छपा वो छपा आपका बायोसाइंस जर्नल के अंदर। और इन्होंने कहा कि लोकल पॉलिसीज़ जो यहाँ पर ली जा रही हैं या डिसीजंस जो यहाँ पर लिए जा रहे हैं उससे वेटलैंड्स का वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी तबाही देखने के लिए मिल सकती है।
पेंटानल्स की बात करें तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आते हैं, और आपको पता है कि ग्रासलैंड भी एज अ वेटलैंड यहाँ पर वर्क करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड हैं और लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। 3 कंट्रीज़ के अंदर में यहाँ पर हैं। पहले तो आप इसकी लोकेशन को देखिएगा, ये रहे आपके पेंटानल्स के वेटलैंड्स, और ये आपके ब्राज़ील और बोलीविया और पराग्वे 3 कंट्रीज़ से मिलकर के यहाँ पर बने हैं। तो 3 कंट्रीज़ का एरिया जो है वो इसके अंदर में आता है, और सबसे ज़्यादा एरिया किस में है, 80% एरिया ब्राज़ील के अंदर में इसका यहाँ पर आता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ जैगुआर्स भी रहते हैं, ठीक है, जैगुआर्स रहते हैं, और एंडेमिज्म बहुत लो है, मतलब यहाँ की अपनी प्रजातियाँ काफ़ी कम है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, एंडेमिज्म इज़ वेरी लो हेयर, बट ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी थोड़ा सा कम है, यानी कि पेंटानल्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन हाल ही में जो लोकल एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। तो आपसे पूछेगा कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से वेटलैंड्स हैं जो हाल ही में चेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो पेंटानल्स के वेटलैंड्स के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। वो तो देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन जाए, जो चीज़ें करंट अफेयर में है उनको याद तो रखना पड़ेगा। इनका एरिया भी यहाँ पर है, लगभग 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया हैं, और लगभग 4700 प्लांट एनिमल की स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, इसमें से कि थोड़ी बहुत जो है वो एंडेमिक भी यहाँ पर हैं। तो ये सब याद रखो। दुनिया के सबसे बड़े फ्लडेड ग्रासलैंड, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल सकता है, पेंटानल्स के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इंडिया में क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट पर आया साइक्लोन असानी 8 से लेकर के 10 मई के बीच में, और इसकी स्पीड भी यहाँ पर दी गई है। और साइक्लोन जब जैसे ही आया तो इसने एक यूनिक फिनोमिना दिखाया, जैसे ये आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इधर की साइड में साइक्लोन असानी यहाँ पर आया, और दूसरी साइड में दूसरा साइक्लोन यहाँ पर देखने के लिए मिला जिसका नाम था साइक्लोन करीम। तो ये दोनों साइक्लोन जो हैं वो इक्वेटर के दोनों तरफ लगभग बराबर दूरी पर देखने के लिए मिले, तो इसीलिए इनको यहाँ पर कहा जाता है ट्विन साइक्लोन। ठीक है, तो एक टर्म निकल के आई, ये एक यूनिक फिनोमिना है, और ट्विन साइक्लोन का फिनोमिना यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ट्विन साइक्लोन जो है वो जनरली डू नॉट ओकर इन द रीजन, बट इस बार ये देखने के लिए मिले, तो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन के रूप में चीज़ें निकल करके आती हैं। ट्विन साइक्लोन्स इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने राजस्थान की सरकार से यहाँ पर इस बात की अपील की कि जो आपका कोटा बैराज है चंबल रिवर से, वहाँ पर जो है वो पानी भेजा जाना चाहिए। पानी भेजा जाना चाहिए क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी की वजह से जो एंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर है वो यहाँ पर, उसके जो नेस्ट हैं वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ओके, तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए जो राजस्थान है उसने इसका ऑर्डर भी दिया है कि वाटर को डाइवर्टेड किया जाना चाहिए, ताकि जो इंडियन स्कीमर है उसके हैबिटेट्स को यहाँ पर बचाया जा सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी हैबिटेट है राजस्थान के अंदर में, बट क्वेश्चन इस तरीके से निकल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बर्ड की स्पीसीज़ है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्कीमर एक वर्ड है, ना कि कोई रेप्टाइल, ना कि कोई मैमल, ना कि कोई कुछ। ठीक है, तो ये एक बर्ड की स्पीसीज़ यहाँ पर है, तो ये न्यूज़ के अंदर है, पता होना चाहिए भाई। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो परमानेंट वाटर सप्लाई की डिमांड यहाँ पर की गई, और इसको धीरे धीरे लगाया भी जा रहा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो चेन्नई है, चेन्नई के पेडेस्ट्रियन, और वहाँ पर उन्होंने वार्न किया है कि बच्चों के अंदर हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो आपकी HFM डिजीज़ यहाँ पर है, ये एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, और इससे फीवर यहाँ पर होता है, रेसेस देखने के लिए मिलती है, और अल्सर की प्रॉब्लम भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। तो ये चेन्नई के अंदर प्रॉब्लम देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। याद रखिएगा, ये एक हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़। उसके बाद ये सब चीज़ें भी कीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं कुछ बड़े आर्टिकल्स की तरफ। यहाँ पर मिलेगा ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड। ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर में ट्राइबल पॉपुलेशन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके बारे में आर्टिकल यहाँ पर है। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरती चली जा रही है। पहले एक फैमिली मेम्बर लगभग 100 साल या उससे ज़्यादा यहाँ पर जीते थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एक फैमिली मेम्बर थे आई, ठीक है, लेट्स से मैं ही था, तो वो जो है वो आपके 5 जनरेशन तक जिंदा थे। उन्होंने अपनी आने वाली 5 जो जनरेशन्स थी उनको यहाँ पर ऑब्जर्व किया, लेकिन आजकल क्या है कि 2 या 3 जनरेशन देखना भी मुश्किल पड़ रहा है। ये बात यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखी हुई है। ओके, तो लिखा हुआ है कि पीपल ऑफ भील ट्राइबल कम्युनिटी आर नॉट लिविंग एज लॉन्ग एज दे यूज टू अ फ्यू डिकेड्स एगो। तो जितना वो पहले जीते थे वो आज इतना नहीं जी पा रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो गई है। ओके, तो क्यों हुई है इसके ऊपर आर्टिकल था, काफ़ी सारे फैक्ट भी दिए गए थे, इग्नोर करा करके जो काम का निकलता है वो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, देखो
लिखा हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ट्राइबल पीपल इन इंडिया इज़ कंसिस्टेंटली लो एमंग ऑल ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप हैं लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ओबीसीज़ हैं, एससीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, फॉरवर्ड क्लासेस हैं, इन सब में अगर हम देखें तो फीमेल पॉपुलेशन की बात करें और मेल पॉपुलेशन की बात करें और ग्राफ देखना जो आप, ठीक है, ध्यान से ग्राफ को देखने का तरीका होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब पर फोकस करो क्योंकि हम ट्राइबल एरियाज़ की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इनका ग्राफ सबसे छोटा देखने के लिए मिलेगा 57, 68 2013 से 2016 के बीच। ओके, यहाँ पर देखो 54, यहाँ पर देखो 62, यानी कि बाकी ग्रुप्स की तुलना में, ओबीसी एससीज की तुलना में इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना, मेल में भी और फीमेल में भी। राइट, तो ये इस ग्राफ से ये पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कितने साल तक एक आदमी जिएगा उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एसटी ग्रुप्स यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स हैज़ ऑलवेज बीन लोएस्ट अमंग सोशल ग्रुप्स। यस, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। इस तरीके के पॉइंट्स निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसके रीज़न क्या है, क्यों इनकी जो लाइफ स्पान है वो शॉर्टर होता चला जा रहा है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होती चली जा रही है। तो पता चलेगा कि हेल्थ के, न्यूट्रिशन के इंडिकेटर जो हैं वो डामाडोल हैं, मतलब अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं। एजुकेशन के लेवल भी नहीं है एसटीज़ के अंदर में, ठीक है। साथ में पॉवर्टी लेवल भी हैं, बिलो पॉवर्टी बहुत सारे हैं। ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, हैबिटेशन रिमोट एरियाज़ में है जिससे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट भी यहाँ पर नहीं मिलता। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। फूड इनटेक चेंज यहाँ पर हो रहे हैं। ये फूड इनटेक जो चेंज है वो ऐसा है कि पहले ये अपनी नेचुरल फार्मिंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इनको जो है वो केमिकल फार्मिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने पिछली डाउन टू अर्थ वीडियोज़ के अंदर में यहाँ पर ये पढ़ा है कि इंडिया की सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है या अदर माइनर मिनरल्स हैं या फिर मैक्रो मिनरल्स हैं, उन सब की कमी यहाँ पर होती चली जा रही है। और जब उन सब की कमी होगी तो आपको आर्टिफिशियल तरीके से ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि उनके जो फूड इनटेक है वो लगातार चेंज यहाँ पर हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम फर्टिलाइज़र के अंदर से ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये मिलेगी देखने के लिए कि जो रिलायंस है व्हीट वगैरह की तरफ, वो उनकी बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि व्हीट के लिए सरकार एमएसपी भी यहाँ पर उपलब्ध करा रही है और वो भी बहुत भारी मात्रा में। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि फूड इनटेक जो है वो चेंज हो रहा है। पहले वो अपने हिसाब से जो मिलेट्स वगैरह हैं उनका भारी कंज्यूम करते थे, लेकिन अभी डाइवर्सिफिकेशन कम होता चला जा रहा है, तो ये भी एक परेशानी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा हेल्थ केयर की जो एक्सेस है वो अनइवन है, यानी कि सब सेंटर जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी लेवल पर ये 3 टायर का स्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। हेल्थ सेक्टर के अंदर सब सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इनकी शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ट्रिपल बर्डन देखने के लिए मिल रहा है डिजीज़ का। ट्रिपल बर्डन का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रॉब्लम उनके अंदर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी उपलब्ध हो रही है। कभी कहीं ड्रोट आ जाता है, कभी कहीं जो है वो आपकी फेमाइन जैसी कंडीशंस भी बन जाती हैं। तो फूड अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर जो है वो अफेक्ट हो रही है, और ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल के अंदर ही स्टेपल फूड के बारे में भी दिया गया था कि व्हाट इज़ द स्टेपल फूड, ठीक है। वैसे मैगजीन में तो नहीं दिया था कहीं पर भी, बट ये टर्म यूज़ हुई थी, स्टेपल फूड क्या होता है। तो स्टेपल फूड बेसिकली एक ऐसा होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन सबसे भारी मात्रा में क्या कंज्यूम करती है, उस पर्टिकुलर फूड को स्टेपल फूड कहते हैं। तो स्टेपल फूड इज़ अ फूड डेट मेक्स अप द डोमिनेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशंस डाइट। तो डोमिनेंट पार्ट क्या है, जैसे हम अपने घर में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्या खाते हैं, पोटैटो। रोज़ पोटैटो यहाँ पर किसी ना किसी रूप में खाए जाते हैं, हर सब्जी में डलता है ना। तो वो पोटैटो क्या हो गया, वो इंडिया के अंदर स्टेपल फूड यहाँ पर हो गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा देखो, स्टेपल फूड जो हैं वो रेगुलरली ईट किए जाते हैं, इवन डेली हम इसको यहाँ पर खाते हैं, और एक पर्सन की एनर्जी न्यूट्रिशन का एक मेजर प्रपोर्शन क्रिएट करते हैं। फूड स्टेपल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर इंडिया में कुछ और ज़्यादा खाया जाता है, बांग्लादेश में कुछ और होगा, चाइना में कुछ और चीज़ ज़्यादा होगी, डिपेंडिंग ऑन द फूड सोर्स अवेलेबल। जो चीज़ अवेलेबल है उसी को ही तो खाओगे। अब इंडिया के अंदर देखें तो राइस है, पोटैटो हैं, ये खाए जाते हैं, फ्लोर है, रोटी है, लेंटिल्स हैं, मिलेट्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें एज ए स्टेपल फूड यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये ऐसे ही मिल गया मुझे, ठीक है, नेट पर, मेरा मन नहीं था पर फिर भी मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया कुछ समझाने के लिए। लिखा हुआ है राइस इज़ ए स्टेपल फूड इन,
ये 4 कंट्रीज़ दी हैं, कौन सी कंट्री में राइस जो है वो एज ए स्टेपल फूड यहाँ पर है। अब देखो 4 ऑप्शन है और कोड नहीं दिए गए हैं नीचे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में भारी मात्रा में राइस जो है वो कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अगर मैं नीचे ऑप्शन दे दूँ यहाँ पर कि कोड्स, ठीक है, कोड्स बना करके मैं लिख दूँ ABCD और फिर लिखूँ 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली, या 1 2 3 4 ओनली, तो भैया आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ओनली। ठीक है, मतलब सारे के सारे। पाकिस्तान में भी चावल स्टेपल क्रॉप है, चाइना में भी है, बांग्लादेश में भी है और इंडिया में भी है। लेकिन जब सिंपल इस तरीके का पूछा गया है तो आंसर जो है वो आपका बांग्लादेश यहाँ पर हो जाएगा। ऑलराइट, तो 4 में से बेस्ट छांटना है, बस बात यहीं खत्म हो गई। ओके, 4 में से बेस्ट छांटना है तो आपको बांग्लादेश लगाना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे जब यहाँ पर चलेंगे तो देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। दूसरा आर्टिकल है, लिखा हुआ है डबल स्पीक। डबल स्पीक का मतलब क्या है? यहाँ पर बेसिकली जो बात हो रही है वो झारखंड के एक इलाके की बात हो रही है। ऐसी कंडीशन हर जगह बनी हुई है, बट स्पेशली झारखंड का एग्जाम्पल लिया गया है। झारखंड के अंदर गोपीनाथपुर पहाड़ी बस्ती यहाँ पर है, और वहाँ पर जो है वो आपके प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। जितने लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए हाउसेज वगैरह बनाए गए हैं, या फिर जो आपकी जगह है जहाँ पर भी वो रह रहे हैं उसमें भारी क्रैक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उनमें भारी क्रैक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी अभी सब क्लियर होगा, चिंता मत करो। ये क्रैक्स किस वजह से हैं? तो ये क्रैक्स हैं एबेंडेंट माइंस की वजह से। ठीक है, तो अब इशू क्या है? देखो, जब कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद माइन खाली हो गई, माइन खाली हो गई तो उसको कहते हैं एबेंडेंट माइन, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पर कुछ नहीं है। अब वो माइन अगर खाली हो गई तो उसको छोड़ दिया गया, लेकिन पॉलिसीज़ कहती हैं कि ऐसे माइन को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे गैसियस जो पोल्यूशन है, यानी कि एयर पोल्यूशन होता रहता है, उससे अलग अलग तरीके की जो नॉक्सियस गैसेस हैं वो निकलती रहती हैं और परेशानी करती हैं आसपास की कम्युनिटी को। तो आपको उसको क्या करना है? उसको फिल कर देना है। ठीक है, किसी भी चीज़ से। अब कंपनीज जैसे कोल इंडिया है या फिर और कंपनीज हैं, वो सब इसको यहाँ पर फिल कर देती हैं। फिल करने के बाद जो आसपास कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके रिहेबिलिटेशन का प्रोविज़न यहाँ पर किया जाता है। अब यही बात यहाँ पर आपको बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर कि इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर झारखंड के गोपीनाथपुर पहाड़ी बस्ती के अंदर रिहेबिलिटेशन किया गया, और रिहेबिलिटेशन करने के बाद वहाँ पर देखने के लिए मिला कि ग्राउंड जो है, जो ज़मीन यहाँ पर है घर के आसपास की, वो सारी की सारी वहाँ से धुआं निकल रहा है। भाई कोल है, ठीक है, कोल की वो आपकी माइन थी और उसको आपने फिल किया, उसके ऊपर इस तरीके से घर वर तैयार किए गए, ओके, रहने के इलाके तैयार किए गए। लेकिन जो दीवारें हैं या फिर आपकी जो ज़मीन है आसपास की, वहाँ से जब बारिश पड़ती है या फिर आपकी कोई भी स्पार्क हो जाए, ठीक है, तो उससे भारी मात्रा में नॉक्सियस गैसेस निकलती हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सांस भी लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिलती है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम बात किस चीज़ की करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है झारखंड के अंदर इस इलाके में इंडियाज़ फ्यू रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं। भाई स्पेशल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कोल भारी मात्रा में है, तो इस तरीके से मिलेगा कि रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा हैं। और ऐसी कोल माइंस है जो रिटायर हो चुकी हैं, जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, उन सभी के जो एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने माइन में खदान में काम किया था, उन सभी के लिए रिहेबिलिटेशन का वर्क इस तरीके से किया गया। कॉलोनी जो है वो 2010 में बनाई गई, और इन्होंने जो है वो ओपन कोल माइन जो थी उसको रिफिल करके उसके ऊपर ये कॉलोनीज़ जो है वो तैयार की। 2020 तक ये ऑपरेशनल हो गई, और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इतनी द रिफिलिंग वाज नॉट डन प्रॉपरली। अब जब पता चला 2020 में जब रहने के लिए गए तो पता चला कि कोल की जो माइन थी उसको रिफिल ढंग से नहीं किया गया। लिखा हुआ है साफ साफ कि द रिफिलिंग वाज नॉट डन प्रॉपरली एंड द माइनिंग कंपनी दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोल फील्ड्स, जिसने यहाँ पर कोल का एक्सट्रैक्शन किया, did not even bother us to inform that there is a blazing fire under the ground that feeds on the coal reserve and cannot be extinguished। आपने कोल माइन को फिल तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर अभी भी धीरे धीरे आग जो है वो सुलग रही है, उसमें से धुआं उठता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये बात नहीं बताई गई और कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। ऊपर से आपने बिना बताए यहाँ पर रिहेबिलिटेशन भी कर दिया, यानी कि जान भी खतरे में डाली। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा प्रीलिम्स में, लेकिन ये सब चीज़ें ना आपका जो मानसिक विकास है उसके लिए हेल्पफुल यहाँ पर होती हैं। आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई जो कोल्स है उससे क्या क्या परेशानियाँ हैं। एक परेशानी ये भी है भाई, ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मेन चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं। इंडिया के अंदर फ्रेमवर्क हैं, हाँ है, लेकिन वो वीक है बहुत ज़्यादा। एक एक लाइन काम की है तो ध्यान से सुनिएगा। इन इंडिया
इंडिया तो 2009 में इंडिया ने इस बात को मैंडेटरी बना दिया कि सभी कोल कंपनीज उन्हें अपने माइन क्लोजर प्लान्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसी के साथ में अपने माइनिंग प्लान्स भी बनाने हैं और साथ ही साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनानी है। प्लान जो है वो आपकी स्टैंडिंग कमेटी जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में होगी या फिर बोर्ड ऑफ कंपनीज के द्वारा होगी, उसके द्वारा अप्रूव यहाँ पर हो जाना चाहिए। जो प्लान आपने तैयार किया है माइन क्लोजर प्लान, एक तो ये मैंडेटरी है और इसको अप्रूव भी आपको कराना है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, अलग अलग पॉइंट करके पीटी में इस चीज़ को दिया जा सकता है। 2009 की ये गाइडलाइंस 2013 में रिवाइज की गई और इसमें कुछ टेक्निकल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और यहाँ पर जोड़े गए जो कि माइन क्लोज से रिलेटेड थे। टेक्निकल मतलब कैसे रिफिलिंग करोगे, कैसे हैंडलिंग करोगे, और एनवायरमेंटल मतलब उससे एयर वाटर ये सब पोल्यूशन नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर बात यहाँ पर की गई। और हैज़ अ पासिंग मेंशन ऑन हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन ऑफ द क्लोजर ऑन द पीपल, और इस बात की भी बात, मतलब कुल मिला के टेक्निकल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इसके अंदर में 2013 में ऐड किए गए। आर्टिकल 3 गाइडलाइंस का ये कहता है कि जो आपने मतलब कंपनी यहाँ पर क्लोज की है, जो क्लोजर ऑफ द माइन, उससे आपको बेनिफिट जो भी उपलब्ध हो रहे हैं वो सारे के सारे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कंपनसेशन फॉर सस्टेनेंस एंड एम्प्लॉयमेंट एट अ डिफरेंट माइन फॉर द अफेक्टेड पीपल, और माइन को क्लोज करने से जितने भी लोगों को अफेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं उन सभी को कंपनसेशन देना और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट माइन के अंदर भी उपलब्ध करानी है। तो एक रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास यही फ्रेमवर्क मौजूद है, इसमें रीफिलिंग की बात तो की गई है लेकिन रीहैबिलिटेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, रीहैबिलिटेशन की बात नहीं है, कंपनसेशन वगैरह दे करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा एक रोबस्ट पॉलिसी की यहाँ पर ज़रूरत है जो कि शेप करेगी फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन द एरिया, जिससे सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन मिले, कंपनसेशन भी यहाँ पर उपलब्ध हो सके। एक चैलेंजेस और भी है दैट द कंपनीज जो हैं वो कोल माइंस को अबेंडन यहाँ पर छोड़ती चली जा रही हैं और उनको रीफिल भी नहीं कर रही हैं। देखो रीफिलिंग का प्रोविज़न तो हमने 2009 से ही डाल दिया था, तो रीफिलिंग जो है वो होने वाली नहीं है, रीफिलिंग यहाँ पर हो ही नहीं रही है, यानी कि क्लियर वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस देखने के लिए मिल रहा है। यानी हमें जो अपनी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उनको भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोल इंडिया की बात करें या इसकी 8 सब्सिडरीज की बात करें तो लगभग 284 क्लोज्ड एबेंडेंट एंड डिसकंटिन्यूड माइन यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर और बात करें तो सिंगरेनी जो है आपका, सिंगरेनी जो कोल कंपनीज़ हैं उसकी भी कई सारी माइंस जो है वो यहाँ पर एबेंडन पड़ी हुई हैं। इंडिया ने 2009 से जो यहाँ पर जारी गाइडलाइंस है उनके मुताबिक इंडिया ने इम्प्लीमेंटेड किया द गाइडलाइंस एंड रिक्लेम्ड 201 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसको यहाँ पर रिक्लेम किया और 2020 तक, और ये सब जो बातें हैं वो आपकी मार्च 2021 में निकल करके आई। लेकिन ये जो सब रिपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर कहीं भी रिहैबिलिटेशन की बात नहीं थी। द रिपोर्ट डज नॉट मेंशन रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल फ्रॉम दीज साइट्स। आपने साइट्स को रिक्लेम तो कर दिया, आपने जो एबेंडेंट माइंस थी 284 उनमें से 111 माइंस को उठा करके उसको साफ़ सफाई कर दी, उसको रीफिल कर दिया, ठीक है, किसी तरीके से, लेकिन रिहैबिलिटेशन वहाँ के लोगों का नहीं किया गया। तो ये चीज़ें उभर करके आती हैं। अब इसके बाद नवंबर 2021 में कुछ काम किया गया। ओके, देखो ज़्यादा डिटेल में मत घुसो, ठीक है, मैं भी इतना डिटेल में नहीं घुसा इसमें, जितना ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है उतना ठीक है, बाकी को इग्नोर मारते हुए चलो। भाई इतना तो समझ में आ गया ना कि रिहैबिलिटेशन की बात हम कर रहे हैं, बस बात इतनी ख़त्म हो गई। रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है लोगों का, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा है। एक तो माइंड नीचे से सुलग रही है, ऊपर से ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जो है वो नवंबर 2021 की बात करते हैं। नवंबर 2021 में रिहैबिलिटेशन के एस्पेक्ट को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर बात शुरू हुई कि भाई लोगों का रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 8 साल का प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर MOU साइन किया है विद वर्ल्ड बैंक। याद रखना किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। तो किस चीज़ के ऊपर है ये आपका बेसिकली एक तैयार करेंगे फ्रेमवर्क, जो कि माइन क्लोजर फ्रेमवर्क होगा। ये क्या होता है भाई, आपने माइन ओपन की, आपने उससे एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन करने के बाद सारा का सारा कोल निकाल लिया, उसके बाद माइन को आपको क्लोज करना है। तो माइन क्लोज करने के लिए ये आपका माइन क्लोजर फ्रेमवर्क होगा। इसके अंदर बेसिकली लिखा होगा कि जो लोग वहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना है, कि किस तरीके का सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, कैसा मतलब वो कर सकते हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा जो आपका नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट है 2070 तक, इंडिया का टारगेट नेट ज़ीरो का कब तक है, 2070 तक। ये हमने नवंबर 2021 में कहा था ग्लासगो समिट के अंदर। ओके, तो ये पता सब थोड़ा थोड़ा याद रखा करो चीज़ों को। ओके, तो ये जो है वो आपका
इंडिया का प्लान है ये भी हासिल किया जा सकता है और इससे हम जो है वो कोल को कम कर सकते हैं, कोल को फेज डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर ये लिखा होगा कि एक माइन को कैसे क्लोज करना है, उसको रिफिल कैसे करना है। देखो टेक्निकल एस्पेक्ट था ना उसके अंदर, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट भी तो फॉलो करने हैं, तो ये सब इस फ्रेमवर्क के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ होगा। फ्रेमवर्क जो है वो आपका इस चीज़ पर फोकस करेगा, जो एबेंडेंट माइन है या लीजेसी माइंस हैं उन सब की रीपर्पजिंग की जाए और उनको किस तरीके से, देखो ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकल कम्युनिटीज़ के इकोनॉमिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एबेंडेंट माइन है उनको कैसे लोकल कम्युनिटीज़ के इकोनॉमिक यूज़ के लिए, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर बात की जाएगी। और साथ ही साथ अगर यूज़ नहीं किया जा सकता तो जब माइन क्लोज हो रही है तो उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं, इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर बात हो रही है। तो अभी ये सब वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर के हो रहा है। 2 पॉइंट ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो अभी क्या है, अभी वर्तमान में सिर्फ रीफिलिंग की बात होती है। वर्तमान जो लॉज हैं उसमें आपकी रीफिलिंग की है या प्लांटिंग ट्रीज़ की बात है, और उसके अंदर किसी भी तरीके से जो है वो रिहेबिलिटेशन की बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमने बात करनी अब शुरू जो है वो यहाँ पर कर दी है। इसके अलावा ये आप देखो कि 2 फील्ड हैं, इनका नाम भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक तो आपका बोकारो झारखंड के अंदर, एक है आपका कोरिया छत्तीसगढ़ के अंदर। इन दोनों पर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ओके, काम चल रहा है, जब सक्सेसफुल होगा तो पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। क्या कॉज ऑफ कंसर्न भी हैं? हाँ जी बिल्कुल हैं। इंडिया में ये रिहेबिलिटेशन का काम यहाँ पर होगा। क्लोज्ड माइन पर रिहेबिलिटेशन कम्युनिटीज़ जो है वो आसपास यहाँ पर रहेंगी। और पॉसिबिलिटी, एक दिक्कत यहाँ पर ये भी आ रही है कि जैसे माइन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, माइन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी उसमें भारी मात्रा में कोल के रिजर्व रह जाते हैं जो कि आसानी से नहीं निकलते, या फिर जियोलॉजी ऐसी हो, टोपोग्राफी ऐसी हो कि अगर उस कोल को एक्सट्रैक्ट किया तो आसपास के इलाके में भूकंप वगैरह की सिचुएशन बन सकती हैं। ओके, क्योंकि आप पता है कि माइनिंग करने में ब्लास्ट भी किए जाते हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो उन चीज़ों से जियोलॉजी को भी खतरा है। तो क्या होता है कि कोल इंडिया जैसी कंपनीज़ हैं, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर उठाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट उठाने के बाद जो एबेंडेंट कोल माइंस हैं उनमें लगभग 380 मिलियन टन के करीब कोल अभी भी यहाँ पर मौजूद है, उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन दे देते हैं, जिससे इन लोगों को तो काम मिलता नहीं, इनका रिहेबिलिटेशन भी नहीं हो पाता, क्योंकि कोल अभी, माइन जो है वो अभी बंद नहीं हुई है, माइन अभी एबेंडन नहीं हुई है, माइन अभी क्लोज नहीं हुई है। ओके, तो ये दिक्कत यहाँ पर बनी हुई है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है, आप इग्नोर भी कर सकते हो, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलने के पर आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो बात की गई है वो यही है, जो फूड प्राइसेस हैं वो कितनी तेज़ी से ऊपर गए आपकी। ठीक है, कोविड-19 के दौरान नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसके ऊपर बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम निकल करके आई, और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पॉइंट्स पीटी के हिसाब से यहाँ से निकल करके आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और बहुत सारे प्राइसेस अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से, कि उस रिपोर्ट ने बताया कि प्राइस इतने जाएंगे, उस रिपोर्ट ने बताया प्राइस इतने जाएंगे। ओके, ऐसा सब बार बार हर रिपोर्ट का देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो रिपोर्ट है वो कैसी है या किसके द्वारा रिलीज़ की गई है उसके बेस पर हम इस आर्टिकल को ख़त्म करेंगे। आर्टिकल काफ़ी सारे पेजेस में दिया गया था, लेकिन कुल मिलाकर के सिर्फ 8 या 10 स्लाइड के अंदर इस आर्टिकल को ख़त्म किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पीटी के हिसाब से भी याद रखना है वो यही है कि जो आपकी बेसिकली पूरा ग्लोबल मार्केट है फूड का, ओके, द फूड मार्केट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। तो जो आपका फूड मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। जस्ट 6 फूड बास्केट पूरी दुनिया के अंदर में है, और वो पूरी की पूरी जो है वो दुनिया की स्टेपल फूड को यहाँ पर सप्लाई करती हैं। मतलब दुनिया में बड़े ही 6 रीजन ऐसे हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़े 6 रीजन हैं जो कि पूरी दुनिया की फूड मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं। जैसे पहला ब्राज़ील अर्जेंटीना का रीजन, दूसरा यूएस मिडवेस्ट और कैनेडियन प्रेरीज का रीजन व्हीट बास्केट। ओके, तीसरा है आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, याद रखना इस चीज़ को। चौथा है आपका यूक्रेन और सदर्न रशिया का रीजन। पांचवा है आपका नॉर्दर्न इंडिया का रीजन, और छठा है आपका ईस्टर्न चाइना का रीजन। तो ये भाई रीजन के नाम भी याद रखना, और इसको हम जो है वो आपका इसी तरीके से कहते हैं कि 6 फूड बास्केट के नाम से इनको जाना जाता है। तो 6 फूड बास्केट में कौन कौन से रीजन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे वर्ल्ड की स्टेपल फूड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे राइस है, ठीक है। तो राइस का जितना भी मार्केट है वो लगभग चाइना और इंडिया आधे से ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं। ओके, तो ये दिखाता है कि ये 6 फूड बास्केट में से एक फूड बास्केट इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। ऐसे ही कॉर्न का मार्केट है आपका यूएस चाइना कंट्रोल किए हुए हैं। व्हीट का मार्केट है चाइना, इंडिया, रशिया, ठीक है, यूरोप, ये कंट्रोल किए हुए हैं। ऐसे ही सोए का मार्केट है ये आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चाइना, यूएस कंट्रोल किए हुए हैं।
तो ये इलाका जो है वो याद रखना कि कौन कौन से इलाके देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब इन सभी में ही एक इलाका और है, ये रहा आपका जो आपका यूक्रेन और सदर्न रशिया का है, जहां लड़ाई चल रही है। यानी कि 6 फूड बास्केट्स में से आपका जो एक फूड बास्केट है वो पूरी तरीके से तबाह देखने के लिए मिली ड्यूरिंग दिस यूक्रेन रशिया वॉर। ओके, तो इसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड फूड कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है या फिर वैल्यू चेन है, वो पूरी तरीके से डिसरप्ट देखने के लिए मिली। तो ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रही है। तो रशिया का आपको पता है कि कैसे देखने के लिए मिली ये चीज़ें। तो रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है, जबकि यूक्रेन छठे नंबर पर यहाँ पर आता है। दोनों साथ मिलकर के जो आपकी ग्लोबल ट्रेडेड फूड कैलोरीज हैं उनका 12% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट में 29% हिस्सा है, मेज के एक्सपोर्ट में 19% हिस्सा है, और सनफ्लावर ऑयल के प्रोडक्शन में 78% हिस्सा यहाँ पर है। इसके अलावा रशिया दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। हमें भी दिक्कत आई इन सब चीज़ों में, ठीक है। यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल आना बंद हो गया, रशिया से फर्टिलाइजर का बैन यहाँ पर हो गया, इंडोनेशिया अपने जो जलवे हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है, पाम ऑयल बैन कर दिया उसने, ठीक है। तो हमें चारों तरफ से इस तरीके से घेरा गया, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हमने भी अलग अलग मिशन चला करके आत्मनिर्भर भारत के अंदर इंडिजिनियस प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन दिक्कतें तो थी, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को दिक्कत थी। लगभग 50 कंट्रीज़ जो कि रशिया यूक्रेन पर डिपेंडेंट थी फूड सप्लाई के लिए, जैसे व्हीट है, मेज है, सनफ्लावर ऑयल है या फर्टिलाइज़र है, तो उन सभी को दिक्कत यहाँ पर हुई, और इंडिया भी उसमें से एक कंट्री था, बट हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा रशिया जो है वो पोटेशियम फर्टिलाइज़र का सेकंड लीडिंग सप्लायर है, और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी यहाँ पर है। तो ये सिचुएशन आपको याद में रखनी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ होती है, इसका नाम है कमोडिटी मार्केट आउटलुक। इसके पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि कौन रिलीज़ करता है इसको। तो जस्ट ये इमेज देख करके क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप यहाँ पर प्रकाशित करता है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा प्रकाशित की जाती है। साल में 2 बार आती है, एक आती है अप्रैल 2022 और एक आएगी अक्टूबर 2022 के अंदर। यानी हर साल 2 बार अप्रैल अक्टूबर में ये प्रकाशित की जाती है। जस्ट नाम याद रखो, कमोडिटी मार्केट आउटलुक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसके बाद फूड प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। फूड प्राइस इंडेक्स सिंपल सी बात है, इसी चीज़ से रिलेटेड है। इन्वेजन हुआ 24 फरवरी को रशिया का यूक्रेन में, और उसके बाद आप देखोगे कि राइस के प्राइसेस हैं, कॉर्न के और व्हीट के प्राइसेस तो पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हीट के प्राइसेस आप देखो कितनी तेज़ी से तीनों प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं। तो फूड प्राइस इंडेक्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है, और इसके हिसाब से आप यहाँ पर देखोगे कि फरवरी 24 2022 के बाद ग्लोबल जो फूड प्राइस हैं वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़े। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ओवरऑल पूरे ग्लोबल लेवल की, वहाँ पर जो इलाका है एक पर्टिकुलर, जैसे एडवांस इकोनॉमी है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ओके, वो सब सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर खर्च कर रही हैं। तो पता चला कि फूड का शेयर जो है वो यहाँ पर बढ़ा है। जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर कंट्रीज़ हैं, ओके, जैसे आपकी इंडिया है या फिर और भी छोटी मोटी कंट्रीज़ जो कि बेसिकली कंज्यूमर हैं। देखो दुनिया में 2 तरह की कंट्रीज़ तो हैं ही, एक है आपकी डेवलप्ड, एक है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़। इनको कहते हैं रिच कंट्री, इनको कहते हैं पुअर कंट्री। तो रिच कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक्सपोर्ट, और पुअर कंट्रीज़ क्या करती हैं, इंपोर्ट। तो ये जो बात हो रही है वो इन पुअर कंट्रीज़ की बात यहाँ पर हो रही है। कंज्यूमर्स इन्हीं को कहा जाता है, और इनको जो है वो सप्लायर कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो कंज्यूमर कंट्रीज़ जो हैं उनका जो इनकम है जो आपको देखने के लिए मिलेगी कि एडवांस इकोनॉमीज़ बहुत कम खर्च कर रही हैं फूड के ऊपर। आप देखो 20% से कम खर्चा फूड के ऊपर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन उसी दूसरी तरफ सब सहारन अफ्रीका, जहाँ हर टाइम भुखमरी गरीबी रहती है, वो 40% तक अपना जो बेसिकली खर्चा है उसका 40% हिस्सा फूड पर यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर वही बात, घुसो मत इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखो कि जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं वो ज़्यादा मात्रा में फूड पर अपना पैसा खर्च नहीं करती हैं। जो गरीब कंट्रीज़ हैं ये सब भारी मात्रा में पैसा जो है वो फूड की तरफ खर्च कर रही हैं। ये सब बातें पता चलती हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी एक ट्रैकर है, उसको भी याद रखना। ऐसे पूछता है कि एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ट्रैकर निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्क करता है। 4 ऑप्शन देगा, IFPRI, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये और ये, ठीक है। उसमें से एक सही होगा, और वो सही का नाम है IFPRI। क्या नाम है, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ट्रैकर। ट्रैकर जो है वो इंडिकेट करता है कि
अबाउट 43% ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन ग्लोबल मार्केट इज अफेक्टेड बाई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। देखो रशिया यूक्रेन वॉर हुई और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अलग अलग कंट्रीज़ ने यहाँ पर बैन लगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे आपको यूक्रेन के बारे में मैंने आपको बताया कि यूक्रेन ने जो है वो आपका सनफ्लावर ऑयल को यहाँ पर बैन कर दिया। रशिया ने व्हीट एक्सपोर्ट जो है उसको यहाँ पर बैन कर दिया। इंडिया ने भी व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया और पूरी तरीके से ग्लोबल फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई व्हीट के क्षेत्र में। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ट्रैकर के द्वारा जो है वो मापी जाती हैं। बस इतना याद रखो किसने कौन रिलीज़ करता है, IFPRI। देखो 70 पॉइंट और लिखे हुए थे लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से यही पॉइंट निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात की गई थी सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एक नॉन प्रॉफिट है, ओके। जैसे इंडिया में आपका थिंक टैंक नीति आयोग है, ऐसे ही ये भी आपका थिंक टैंक है। वॉशिंगटन DC में बेस्ड है, लंदन में भी बेस्ड है और फोकस करता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से यहाँ पर हो, ओके। और ये जो आपका सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट है, इसके बारे में जस्ट विकीपीडिया की स्क्रीनशॉट है। 2001 में बना, थिंक टैंक के रूप में वर्क करता है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, बाकी कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। इनका एक बेसिकली प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है एडवांस मार्केट कमिटमेंट। जैसे IMF के बारे में पूछा था कि IMF के अंदर कौन कौन से फीचर हैं, आपसे ऐसे नहीं पूछा था, आपसे इस तरीके से पूछा था कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किसके अंदर में, तो वो आपकी IMF के अंदर में थी। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एडवांस मार्केट कमिटमेंट किसके अंदर में वर्क करती हैं, तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर में वर्क करती हैं। और ये बेसिकली है क्या एडवांस मार्केट कमिटमेंट, ये बेसिकली एक तरीके का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो आपका सेंटर है ये जाकर के कहता है गवर्नमेंट से कि आप इस चीज़ को डेवलप करो, मार्केट की गारंटी हम देते हैं कि हम मार्केट अवेलेबल होगा, समझ गए, बस इससे ज़्यादा नहीं समझना। तो ये आपका जाकर के कंट्रीज से कहेगा कि आप इस चीज़ को डेवलप करो। जैसे लेट्स से वैक्सीन, आप वैक्सीन को डेवलप करो, मार्केट हम उपलब्ध कराएंगे, दिस इज़ कॉल्ड एडवांस मार्केट कमिटमेंट। तो हम दूसरी कंट्रीज से जाकर के बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करो और उसके लिए सक्सेसफुल वायबल मार्केट हम उपलब्ध यहाँ पर कराएंगे, ओके। तो इससे नए प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उनको गारंटी मिलेगी कि उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, ओके, और ये सब चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी। तो ये सब भी दिमाग में यहाँ पर रखना है। उसके बाद देखो ट्रेड की जब बात हो रही है तो WTO की जिक्र ना हो तो ये तो गलत हो जाएगा। WTO के बारे में UPSC के चांसेस हैं, क्वेश्चन बहुत निकलते हैं प्रीलिम्स के अंदर में भी। जैसे पहले भी WTO के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग और भी एग्रीमेंट है उनके ऊपर पूछे गए हैं। सब्सिडीज़ के अंदर पीस क्लोज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आगे एम्बर बॉक्स हैं, ग्रीन बॉक्स हैं, इन सब के ऊपर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोहा डेवलपमेंट राउंड है, बाली एग्रीमेंट है, उरुग्वे राउंड है, ठीक है, ये सब चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार में WTO की पूरी हिस्ट्री कैसे चली आगे विकीपीडिया पर जाकर के सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा जो है वो इस चीज़ के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है कि पूरी दुनिया ने एक्सपोर्ट वगैरह बैन करी है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। देखो WHO की भी खामियां दिखी और WTO की भी यहाँ पर खामियां देखी। फूड क्राइसिस के अगेंस्ट एक चीफ विलन के रूप में इसको वर्क करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, ओके। इसके अलावा 1995 में इन लोगों का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यहाँ पर साइन हुआ था। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है, मतलब फूड ट्रेड ढंग से हो, ठीक है, पॉलिसीज़ का ध्यान रख करके हो, इथिकल तरीके से हो, उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO के अंदर में यहाँ पर है। याद रखना कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है, तो WTO के अंदर में यहाँ पर है। और ये जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन लोगों को इनकी एबिलिटी को बढ़ाता है कि वो भाई अपने जो फार्मर्स हैं या फिर एक्सपोर्टर्स हैं उन सभी की मदद करें और उनको मतलब अच्छा बना करके यहाँ पर चलें। इसी के अंदर में सब्सिडी का भी प्रोविज़न यहाँ पर था और बात की गई थी कि कोई भी कंट्री अपने वैल्यू प्रोडक्शन के 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। जैसे ही ये बात WTO की मीटिंग के अंदर बोली गई, इंडिया के कान खड़े हो गए कि हम तो 10% से बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। इंडिया के, चाइना के, ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के, इन सब के कान खड़े यहाँ पर हो गए और उन्होंने कहा कि यार हम तो 10% से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, ये WTO आखिर कर क्या रहा है। तो हम लोग गए, हमने कहा कि भाई ये गलत है, ये नहीं हम सहन करेंगे, ठीक है। 10% सब्सिडी तो यही हो जाती है, हम तो 15-20% तक सब्सिडी दे देते हैं। तो हम WTO के अंदर गए, हमने कहा, हमने धमकी वगैरह दी, वो मान गए। उन्होंने कहा कि चलो यार ऐसा मत करो, हम करते हैं कुछ। 9th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई बाली के अंदर 2013 में और यहाँ पर पीस क्लोज जो है वो साइन की गई। इस पीस क्लोज के अंदर में लिखा हुआ था कि एक डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे सकती है। या ध्यान से सुनो, डेवलपिंग कंट्री जो है वो आपकी 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे सकती है और कोई कंट्री WTO में आकर के शिकायत भी नहीं करेगा।
बात समझ में आई? तो इंडिया को यहाँ से बेनिफिट हुआ, बाली पैकेज के अंदर से निकल के आया, पूछ चुका है यूपीएससी क्वेश्चन, दोबारा भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इट मीन्स इट कैन नॉट बी लीगली चैलेंज्ड एट डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के अंदर में लीगली चैलेंज नहीं कर सकते फिर आप। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही था कि एमएसपी वगैरह जैसे प्राइस हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं, ये सब चलते रहें, और कंट्री में एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके जरिए फार्मर हैं या वल्नरेबल सेक्शन है, उनको फूड की अवेलेबिलिटी होती रहे। इस सब को देखते हुए डब्ल्यूटीओ के अंदर जा करके हमने ये धमकी यहाँ पर दी थी, और डब्ल्यूटीओ डरा और उसने पीस क्लोज यहाँ पर साइन की। ऐसे ही फिर डब्ल्यूटीओ ने जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी सपोर्ट मेजर्स थे उन सभी के लिए अलग अलग तरीके के बॉक्स जारी करे, डेट इज़ एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये 3 तरीके की सब्सिडीज़ इन्होंने यहाँ पर निकाली। इनके अंदर में अलग अलग कमोडिटीज़ रखी हुई हैं, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स किस चीज़ के लिए यहाँ पर हैं, और इन्होंने ये भी पूछा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है, तो पता होना चाहिए सब्सिडी से रिलेटेड है डब्ल्यूटीओ के अंदर में। इनके अंदर कमोडिटी रखी गई हैं, ऐसी कमोडिटीज़ जिनके ऊपर सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं वो एक जगह डाल दी, ऐसी सब्सिडीज़ ऐसी प्रोडक्ट जिनके ऊपर आप लिमिटेड सब्सिडी दे सकते हो वो अलग डाल दी, और ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर आप सब्सिडी नहीं दे सकते उनको अलग डाल दिया। खैर इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना, आप जस्ट ऊपर डाल दो, अपनी वीडियो आ जाएगी लेट्स क्रैक इट के चैनल पर, बहुत प्यार से समझाया, इससे आसान भाषा में नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत देखी गई वो वीडियो है, उसको ज़रूर से वहाँ पर देखो। अभी समझाने बैठा तो 10 मिनट जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। ये इस तरीके से आपका आर्टिकल ख़त्म होता है, इतने पीटी के पॉइंट निकल करके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी हो क्या रहा है, आपका देखो 5 जून है, ठीक है, 1 से लेकर के 15 जून के बीच में 5 जून भी आता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उन फैक्ट को हमें यहाँ पर देखना है। देखो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी 1972 के अंदर, और इसने एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनको उठाना शुरू किया और ग्लोबल एजेंडा के रूप में इसको उठाना शुरू किया। टुडे लगभग 176 कंट्रीज़ यहाँ पर हैं जिनके पास एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क लॉज हैं, 150 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज यहाँ पर हैं, और उनके पास मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए राइट उपलब्ध करा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और 164 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि कैबिनेट लेवल बॉडीज़ उन्होंने यहाँ पर तैयार की हैं। अब एक 1972 के बाद अगर आप इसमें 50 और जोड़ दो तो आपको मिलेगा 2022, जो कि इस समय वर्तमान में यहाँ पर चल रहा है। तो वर्तमान में जो 2022 चल रहा है, 2022 में एक मीटिंग होगी जिसका नाम होगा स्टॉकहोम +50, ठीक है। तो ये आपकी 1972 के बाद हम दोबारा से मीटिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके अंदर कुछ डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बातें की गई हैं, यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिखाए गए हैं कि सिचुएशन और कितनी ख़राब हो रही है। तो पहले आप अगर देखो तो ये आपको एक टाइमलाइन मिलेगी 1972 से 2022 तक, 50 सालों में हमने क्या क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन में, यहीं से ही सब कुछ शुरू हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया गया, और फिर 1973 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनवायरमेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जिसको कहते हैं ना साइट्स, वो यहाँ पर आपकी लागू की गई। उसके बाद जो आपकी कन्वेंशन थी, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS आपकी यहाँ पर 1979 में हुई। वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया गया 1980 में। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये 4 दे देगा और पूछेगा क्रोनोलॉजी में आप इसको लगाइए, बड़े बड़े दे सकता है कि IPCC की पहली रिपोर्ट कब जारी हुई, भाई IPCC की पहली रिपोर्ट यहाँ जारी हुई, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 1990 के अंदर IPCC की फर्स्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो जारी हुई। इस समय 6th असेसमेंट रिपोर्ट जारी हो रही है, लेकिन 1990 में पहली रिपोर्ट जारी हुई थी। ये पूछा जा सकता है ऐसे करके, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। और मतलब ये टाइमलाइन है, देखो मैं भी इसको पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी एक बार पढ़ने की कोशिश यहाँ पर करो। और यहाँ पर वियना कन्वेंशन हुई ओजोन लेयर के ऊपर, 19 जो आपका 85 था तब साइन हुई। दुनिया का वर्ल्ड्स न्यूक्लियर डिजास्टर चेरनोबिल डिजास्टर कब हुआ, 86 के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के ऊपर यहाँ पर साइन हुआ। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ना हो उसके लिए हजार्डस वेस्ट का बासेल कन्वेंशन 89 में साइन की गई। उसके बाद रियो अर्थ समिट 92 में हुई। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी यहाँ से आई, और UNFCCC भी यहाँ से निकल करके आया। केमिकल वेपन कन्वेंशन 93 में साइन हुई। UNCCD 1994 में बना। उसके बाद आप देखोगे कि क्योटो प्रोटोकॉल एडोप्ट हुआ, रोटरडैम कन्वेंशन निकल करके आई, ओके। उसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन आई POPs के ऊपर। फिर चाइना ने ओवरटेक किया US को, और वर्ल्ड का बिगेस्ट इमीटर बन गया CO2 का, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
फिर ग्लेशियर्स पिघलने लगे। नागोया प्रोटोकॉल यहाँ पर साइन हुआ जो कि ABS के बारे में बताता है, इसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया था। ओके, फिर इसी तरीके से मिनीमाटा कन्वेंशन साइन हुई मरकरी के ऊपर, मरकरी पोल्यूशन के ऊपर। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, 2016 में किगाली अमेंडमेंट किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। ओके, उसके बाद 6th असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में आई, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस 2021 में हुई, और अब जो है 2022 में स्टॉकहोम जो आपकी 50+ यहाँ पर कन्वेंशन होगी। तो ये टाइमलाइन यहाँ पर है। उसके अलावा कुछ और फिगर्स भी दिए गए थे, उन फिगर्स पर जस्ट हम जो है वो एक निगाह यहाँ पर मान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी और आप इसको रोक नहीं पाओगे। देखो ये वाला जो साइन है ना, रेड कलर का ऊपर को जाता हुआ, ये यही बताएगा कि काम भी नहीं हो रहा है और मतलब रोक भी नहीं सकते इन चीज़ों को। तो 2100 तक का प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्शन ये है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी, आप बिल्कुल नहीं रोक सकते इस चीज़ को, ठीक है। वो बात अलग है कि आपने बहुत ज़्यादा मीज़र अपनाए, बट जैसी सिचुएशन आज दिख रही है कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पॉपुलेशन नहीं रुकेगी। ये जो दूसरा वाला साइन यहाँ पर देख रहे हो नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि काम तो कर रहे हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा, बट हाँ सिचुएशन सुधर रही है। जैसे माल न्यूट्रिशन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पहले इतने % लोगों में था, लेकिन अब धीरे धीरे कट करके 4% लोगों में यहाँ पर रह गया है। तो सिचुएशन जो है वो कम हो रही है। प्रीवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशनमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से इतना देखने के लिए मिलेगा। 2050 तक हम इसको और कम करेंगे। तो कम तो हो रहा है लेकिन उतनी तेज़ी से कम नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से होना चाहिए। ऐसे ही PM 2.5 के लेवल हैं, ये कम तो हो रहे हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहे जितनी तेज़ी से होने चाहिए। तो कितनी % पॉपुलेशन PM 2.5 के लेवल से एक्सपोजर है, तो पता चलेगा कि एट प्रेजेंट 2017 के हिसाब से लगभग 91% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि PM 2.5 के लेवल से एक्सपोज है। ऐसे ही एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको भी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा कि देखो 2050 तक दुनिया को बहुत भारी मात्रा में खाना चाहिए होगा। फूड डिमांड हमारी यहाँ पर बढ़ने वाली है, फूड डिमांड बढ़ेगी तो हमें एग्रीकल्चर लैंड की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो यहाँ पर बढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं बढ़ रही, ठीक है। ये देखो ये रही, बढ़ तो रही है लेकिन उतने सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं बढ़ रही। डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली एशिया की प्रॉब्लम है और अफ्रीका की प्रॉब्लम है। ओके, तो उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं हमें, क्योंकि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से भी लड़ना है, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, वाटर सिक्योरिटी चाहिए, जेंडर सोशल इक्वलिटी, उन सब के लिए एरेबल लैंड इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये बढ़ तो रही है लेकिन बहुत कम तेज़ी से। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस, हम कुछ नहीं कर रहे, साइन देखो, हम कुछ नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि वो आगे रोक पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस कंटिन्यू रहने वाला है। वर्ल्ड के में देखने के लिए मिला कि 1970 से लेकर के 2016 तक लगभग 60% जो स्पीसीज़ हैं मैमल्स की, बर्ड्स की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, फिश की, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। और कंजर्वेशन इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी है, और बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो कि एट प्रेजेंट हम अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं लेट से, तो अगर आपको इस कर्व को ऊपर की तरफ बेंड करना है तो आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, और वरना ये कर्व जो है वो, गौर से देखो ठीक है, वरना ये कर्व जो है वो इस रेड रेखा में यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी देखो एक बार लिखा हुआ भी पढ़ो, द ग्रे लाइन शोज दैट बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू डिक्लाइन इफ वी कंटिन्यू टू अवर करंट पाथ एंड रिकवरी डज नॉट बिगिन बिफोर 2100। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता रहेगा अगर हमने मीज़र नहीं लिए। तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से दिखाएगी। इसको बेंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तगड़े जो कह सकते हैं कि मीज़र्स लेने पड़ेंगे। वाटर की अवेलेबिलिटी यानी कि वाटर सिक्योरिटी कर तो रहे हैं हम कुछ, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। बेसिकली वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये वाला साइन इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाता है। दुनिया की जो 9% पॉपुलेशन है वो वाटर की शॉर्टेज में जी रही है। उसके अलावा 20 नेशन ऐसे हैं जहाँ पर वाटर ख़त्म हो चुका है, वाटर स्केर्स हैं। ऐसे ही आपकी वाटर स्टोरेज भी, वाटर शॉर्टेज देखने के लिए मिलेगी 35% पॉपुलेशन में। ऐसे ही और भी डाटा यहाँ पर है, 5 में से 1 डेवलपिंग कंट्री जो है वो वाटर शॉर्टेज को फेस करेगी। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बट ओवरऑल ये याद रखो कि वाटर अवेलेबिलिटी के लिए जो चीज़ें हैं वो उतनी ढंग से नहीं चल रही जितनी चलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो यहाँ से पता होनी चाहिए। इस मैगज़ीन के अंदर से ये पूरी हुई 1 घंटे की जैसे जैसे खींची जाती है, ठीक है, जबकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये मैगज़ीन पूरी होती है। और फिर वही बात, अगर आपको किसी को इसकी क्लीन PDF चाहिए तो जस्ट आप मुझको यहाँ पर मैसेज करोगे और काम हो जाएगा। ओके,
और वो सब फिर पर्सनल मैसेजेस वगैरह करके उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका ये था, आप अपने सेव्ड मैसेज में जा के इसको करोगे। और तीसरा तरीका, कुछ नहीं हो रहा है तो इस QR कोड को स्कैन करो और सीधे चैट बॉक्स ओपन होगा, आप वहाँ लिख दो मैं QR कोड वगैरह भेज दूंगा, उस पर आपको 10 रुपीज़ का पेमेंट करना है और ये काम यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। वैसे पूरी मैगजीन कवर करा दी गई है। इसकी एनोटेड PDF टेलीग्राम चैनल पर फ्री पड़ी हुई है। ओके, लेकिन अगर आपको फिर भी ओरिजिनल PDF चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो इतना करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।